टॉकिंग अबाउट किड्स जो 7-8 इयर्स के होते हैं, उनके टीथ का ध्यान कैसे रखना चाहिए? So you would end up skipping a lot of problems. Dental hygiene comes into play as early as your child is born or the first set of teeth या the first tooth appears. मैंने शुरुआत ही ऐसी करी कि 30s के बाद एजिंग बढ़ती जा रही है। सो अब जिस तरीके से PRPs, IV एंड ऑल सब कुछ आता जा रहा है, अगर आप PRP की बात करेंगे, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और इसका जो कोलाजन स्टिमुलेशन का जो रिजल्ट आता है वो अनमैच्ड है। फाइन लाइंस और रिंकल्स चली जाएंगी। सबसे बड़ा इशू जो मैं बॉयज में आजकल देखती हूँ वो हेयर फॉल का आता है। तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हेरिडिटरी भी होता है, उनकी फैमिली लाइन में चलता है। बॉयज में हेयर फॉल होता ही हेरिडिटरी है। डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर सोनी, IV थेरेपी क्या है? आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। PRP इसके बाद मुझे लग रहा है इसका नंबर आ चुका है और मैंने देखा है जगह जगह पे लोग इसको यूज कर रहे हैं। IV थेरेपी बेसिकली बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फ्यूज कर देते हैं इंट्रावीनस तरीके से। और अभी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पोस्ट किया, जैसे जानवी कपूर ने IV थेरेपी लेते हुए, उसके बाद ये बहुत पिकअप हो गया है। रेटिनॉल भी आजकल बहुत फेमस होता जा रहा है। पहले उसके बारे में किसी को नहीं पता होता था, लेकिन आज हर एक को रेटिनॉल ऑयल लगाना है। लिप फिलर्स भी एक ट्रेंड बन चुका है, आजकल हर लड़की करवाने लग गई है, हर लड़की को गोरा होना है। इंडियंस का वाइट स्किन को लेके जो ऑब्सेशन है उसको हम खत्म कर ही नहीं सकते हैं। देयर इज समथिंग विद वाइट स्किन इन इंडिया, है ना। मैं ये देख रही हूँ एक बहुत बड़ा स्कैम बनता जा रहा है मार्केट में। एवरीबडी इज लॉन्चिंग देयर न्यू प्रोडक्ट्स, सेलिब्रिटीज भी लॉन्च कर रहे हैं, नॉर्मल एक इंसान भी उसको लग रहा है यार ये मार्केट बहुत, क्योंकि महिलाओं की मार्केट है, जेंट्स की भी अगर मार्केट है तो ये बहुत बड़ी वास्ट मार्केट है जैसे। सो लोग अपने ब्रांड्स भी लॉन्च करते हैं। क्या ये एक स्कैम है? इफ आई गो टू द मार्केट एंड हैव टू बाय सम क्रीम, तो मुझे लगा महंगी वाली अच्छी है। प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर बाइंग। जो हमारी जनरेशन है, जो कॉन्शियस है ब्यूटी को लेके, एजिंग को लेके, वो सब जानते हैं कि रेटिनॉल क्या है। रेटिनॉल तो प्राइम है एंटी एजिंग में। जितनी भी क्रीम्स है हमारी एंटी एजिंग क्रीम्स, उसमें रेटिनॉल ही डलता है। Hey guys, welcome back to our show Coffee and Filter. Thank you so much for watching us. हमारे शो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से हम हर बारी अच्छे से अच्छे गेस्ट लाने की कोशिश कर पा रहे हैं। आपको स्टार्ट होने से पहले जरूर कहूंगी, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम, बिकॉज जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास अच्छे अच्छे गेस्ट आते रहेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, दे आर वेरी स्पेशल डॉक्टर्स। तो आई हैव कम अप विद द डॉक्टर्स, क्योंकि 30s, आई एम ऑल्सो 30s, एजिंग कॉन्सेप्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, वेडिंग सीजन भी आ रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के। मुझे काफ़ी कमेंटों में ये भी दिखने को मिला, सुनने को मिला, और मैंने कमेंट्स पढ़े भी कि मैम आप हमेशा महिलाओं की बात करती रहती हैं और जेंट्स की बात करती नहीं। तो इस बारी हम ज़रूर, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, दे आर एस्थेटिक्स डॉक्टर्स एंड वेरी नाउन डॉक्टर। वन इज़ डॉक्टर गरिमा एंड वन इज़ डॉक्टर सोनी। बहुत ही अच्छी डॉक्टर्स हैं, आपको इस शो में बताएंगी कि किस तरीके से आपको अपनी स्किन एस्थेटिक्स पे काम करना चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। मुझे पता है लड़कों के भी बहुत इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो या स्किन इश्यूज़ हो, उसको भी हम इस शो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसी शो में आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स वेलकम आवर guest Dr. Garima and Dr. Soni. Thank you so much guys that you have come to my show. Thank you so much. Hi Shilpa, how are you? I'm good. Thank you so much for having us. Yes. थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. So Dr. Garima, Dr. Soni, मतलब मैं ये देख रही हूँ बहुत टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं लाइफ में सबकी। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं भी 30s अब क्रॉस कर चुकी हूँ। अपनी एज तो मैं नहीं बताने वाली, बट आफ्टर 30 जो आपकी स्किन है, जो आपकी हेल्थ है, बहुत हार्म होती है। और डॉक्टर गरिमा, मैंने ये भी देखा है कि आजकल लोगों को सुंदर लगने का बहुत शौक है। सो सबसे पहले तो हम यही स्टार्ट करना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सुंदर लगना मतलब क्या है। मतलब कॉस्मेटिकली हम एक अच्छी इमेज किसको कहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है शिल्पा जी, आपने पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछा है। सबसे पहले तो मैं एक क्लैरिटी देना चाहूंगी कि कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अराउंड ब्यूटी हमें सेट नहीं करनी चाहिए फॉर नो वन। भगवान ने हम सबको थोड़ा अलग बनाया है। आप इंडिया में ही देखिए, देयर आर सो डाइवर्स स्किन टोन्स, टेक्सचर्स,
ज्योग्राफिक कंडीशंस हर जगह इतनी अलग है, तो ब्यूटी का स्टैंडर्ड बस इतना ही है कि आप अपना अच्छा ध्यान रखिए एंड यू फील कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. यस, विद द एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स दैट आर अवेलेबल दीज डेज हम एनहांस कर सकते हैं. हम आपके किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम को, जैसे आपको एक्ने स्कारिंग है, आपको पिटिंग हो गया है, या आपको थोड़ी लाइंस आने लग गई हैं 30s में, हम उन छोटी छोटी चीजों को पिक करके आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम आपकी उस चीज को एनहांस कर सकते हैं. बहुत माइनर सटल चेंजेस सो दैट यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. नॉट दैट कि हमने एक पिक्चर आज इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखी और हम बोले कि हमें ऐसे बनना है. सो नथिंग लाइक दैट. वी आर नॉट चेजिंग एनी आइडियल सेट. सो डॉक्टर करीमा, ये तो आपने मुझे बताया कि ब्यूटी इज विद इन, आप चेंजेस ला सकते हैं, बट आपको खुद कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है. ये मुझे आपकी बात से ज़रूर समझ आया. लेकिन आप डेंटल एस्थेटिक्स भी करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज डेंटल एस्थेटिक्स, उसके बारे में कुछ बताओ. ठीक है शिल्पा जी. सो फॉर डेंटल एस्थेटिक्स, मैं पहले थोड़ा सा डेंटल एस्थेटिक्स के बैकग्राउंड के बारे में बात करती हूँ. अब डेंटल एस्थेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कुछ 30 साल 40 साल पीछे चले जाते हैं, इंडिया में ओरल हेल्थ की अवेयरनेस ही नहीं थी. डेंटल एस्थेटिक्स तो आप छोड़ ही दो. देन केम इन सर्टेन ब्रांड्स जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, जिन्होंने कुछ कैंप्स लगाए और ओरल हेल्थ की अवेयरनेस करना शुरू किया. गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया. तब जाके लोगों को थोड़ा ये हो गया कि हाँ, अगर हमारे दांत में कोई कैविटी है, कोई पेन है, हमें उसे ठीक कराना जरूरी है. ओरल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, वरना लॉन्ग रन में ये चीज नहीं चलेगी. क्योंकि बाय दैट टाइम हमने ये देख लिया था कि भाई हमारे दादा नाना सब बिना दांत के हो चुके हैं. So that is when the oral health awareness came in, and that's when almost orthodontics came into place. Now orthodontics अगर आप relate कर पाए तो आप braces से relate करते होंगे कि बच्चों को braces लगा देते हैं. So that is when parents became aware कि हमारे बच्चों के दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो हमें उन्हें सीधा करा लेना चाहिए, और ऑर्थोडोंटिक्स होने लग गया. बट ऑर्थो भी ना उस टाइम पर शिल्पा जी माइक्रो लेवल पे था. मिडिल क्लास के पास इतना डिस्पोजेबल 80s 90s में नहीं था कि सब जाके अपने बच्चों को ब्रेसेस लगवा रहे हैं, बिकॉज इंडिया में पैसा मिडिल क्लास के पास 90s के बाद आया है. सो यस, उस टाइम पे ये सब होने लगा. हाउएवर आई वुड आल्सो रिलेट दिस कि डेंटल एस्थेटिक्स की हम बात करते हैं कि दांत सुंदर कैसे लग रहे हैं, लेकिन हम उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को मिस आउट कर देते हैं. जब हम दांत टेढ़े मेढ़े को ठीक कराते हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन योर ओरल हाइजीन. इफ यू हैव टीथ व्हिच आर प्लेस्ड लाइक दिस, आप कितना भी ब्रश करो, यू कैन नॉट कीप देम क्लीन. So aesthetics and functional aspect of the dentistry are also very closely interlinked. अब अगर हम आ जाते हैं आज के एरा में, नाउ एवरीबडी इज अवेयर. लोगों को अपने बच्चों का भी कराना है, अपना भी कराना है. दे वांट देयर स्माइल टू बी गुड एज वेल. नाउ वी हैव एवरीबडी. किसी के दांतों में गैप है, उसको उसको फिक्स करना है. वी आर गिविंग क्लियर अलाइनर्स. क्विक फिक्स करना है, वी कैन गो इन फॉर विनियर्स. आपके दांत येलो है, वी कैन क्लियर इट विद टीथ व्हाइटनिंग. तो अभी आज के एरा में एवरीबडी वांट्स देयर स्माइल टू बी एनहांस्ड, ब्यूटीफुल. क्योंकि आप खुद ही सोचो कि आपने फेस इतना आपका सुंदर है, आपने खूब मेकअप भी कर लिया, आपने खूब पीआरपी बोटॉक्स सब ले लिया, लेकिन आपकी स्माइल अगर प्यारी नहीं है ना, तो वो you'll miss Smile out on matters. something. हाँ, So it matters. confidence So and now confidence. whoever is concerned about their overall appearance want their oral health, their smile also to be good at point. सो ऐसे कौन सी एज है, बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ जो बच्चे हैं, इवन लाइक माई किड्स आर लाइक 7-8 ईयर्स, बहुत ही चॉकलेट्स खाते हैं, तो अभी से ही प्रॉब्लम्स हैं. सो उन बच्चों के लिए एक फर्स्ट स्टेप जो एक एज अ माँ, एज अ मदर किसी को भी एक लेना चाहिए, या उनको डॉक्टर के पास ले जाके ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो उसी एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी एज अगर मैं आज इग्नोर करूँगी तो इन फ्यूचर दे विल बी हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो ऐसी कौन सी एज है जहाँ पे हमें बच्चों को, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स जो 7-8 ईयर्स के होते हैं, उनके टीथ का ध्यान कैसे रखना चाहिए मदर्स को, और कब उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? शिल्पा जी, 7 to 8 years तक अगर हम वेट करेंगे तो कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी होंगी. Dental hygiene comes into play as early as your child is born or the first set of teeth या the first tooth appears. ठीक है, तो छोटे बच्चों में भी हम एक we'll take a soft wet hanky and we can just wipe off their gums as soon as they get their teeth, the first tooth or teeth. We have to keep them clean. 2 साल के बाद आप ब्रशिंग इंट्रोड्यूस करेंगे
अगर आप शुरू से अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करेंगे, ओरल हाइजीन की अवेयरनेस आप अपने बच्चे को दे देंगे, कितनी भी नींद आ रही है रात को अपने बच्चे को बोलो उठो पहले ब्रश करो, नहीं तो सोना ही नहीं है तुमने। तो शुरू से अगर वो होगा, so you would end up skipping a lot of problems. So yes, I would say start as early as 2. जैसे ही दांत आ गए, चलो उठो ब्रश करो। डेंटल की बात करिए, अब आते हैं हम स्किन ट्रीटमेंट्स पे, क्योंकि मैंने शुरुआत ही ऐसी करी कि 30s के बाद एजिंग बढ़ती जा रही है। सो अब जिस तरीके से PRPs, IV एंड ऑल सब कुछ आता जा रहा है, पहले आप हमें PRP के बारे में कुछ बताओ। ठीक है, पीआरपी में मैं स्टार्ट करती हूँ। पीआरपी की फुल फॉर्म पहले हम सुन लेते हैं। इट इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरपी का हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनेंगे, फिर हम समझेंगे कि हम इसे फेशियल एस्थेटिक्स में कैसे यूज कर रहे हैं। तो 1990s में शिल्पा जी डेंटिस्ट्री में भी ये यूज होने लगा। विद डेंटल इम्प्लांट्स वी स्टार्टेड यूजिंग पीआरपी फॉर गुड बोन इंटीग्रेशन। तो जब हमने इतने सालों में देखा कि पीआरपी इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, स्किन रीजनरेशन हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट इन फेशियल एस्थेटिक्स। तो अभी फेशियल एस्थेटिक्स में अगर आप पीआरपी की बात करेंगे, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। इसे एलिक्सिर, येलो एलिक्सिर भी कहा जाता है, बिकॉज इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और इसका जो कोलाजन स्टिमुलेशन का जो रिजल्ट आता है वो अनमैच्ड है। ठीक है, तो अब लेट्स से कि आप हमारे पास आए हैं एंड यू आर द वन हु इज सीकिंग पीआरपी ट्रीटमेंट। सो पीआरपी में हम आपका 10 to 20 ml ब्लड ड्रॉ करेंगे। वी आर गोइंग टू सेंट्रीफ्यूज इट, वी विल सेपरेट द platelets from the other components of the blood. Then that platelet rich plasma is going to be injected back in the targeted areas. ठीक है, अब ये प्लेटलेट वहां पे जाएगा। प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इट इज गोइंग टू इवेंचुअली स्टिमुलेट कोलाजन प्रोडक्शन। कोलाजन प्रोडक्शन होने से वही सब होगा जिस पे आप आना चाह रहे हैं। फाइन लाइंस और रिंकल्स चली जाएंगी, पिगमेंटेशन चली जाएगी, इवन एक्ने स्कार्स भी फेड हो जाते हैं। So yeah, PRP is a gold standard treatment. Anybody who wants to say opt in for something very safe, because ये आपके ही अपने ब्लड से बन रहा है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, इसके बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं। So yes, PRP is a very good and very safe treatment. मतलब जो ये PRP है, इसमें हमारी जो हॉलो स्किन्स है, मतलब हॉलो आईज हो जाती हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स जो होते हैं, ये सब ठीक हो जाता है। कितनी सिटिंग्स लगती हैं इसकी? पीआरपी में हम लोग इनिशियली कम से कम 4 से 6 सिटिंग्स को टारगेट करते हैं, एंड देन फॉर मेंटेनेंस वी कैन डू अ सिटिंग और 2 in an year, and it follows up. And yes, PRP is going to give you very good results. Yes. कौन सी ऐसी एज है जिसमें हमें PRP कर लेनी चाहिए? अभी तक हमने जो भी बात करी है वो हमने बात करी है कि हम कोलाजन स्टिमुलेट करा रहे हैं, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो हम पहले थोड़ा सा बात कर रहे थे प्रिवेंटिव की तरफ, कि हम लोग एक एजिंग की तरफ आ गए हैं, एंड नाउ वी आर डूइंग पीआरपीस। इफ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ द एजिंग प्रोसेस, तो मैं आपको बताऊंगी अबाउट कोलाजन बैंकिंग। कोलाजन बेसिकली एक ग्लू होता है जो हमारी स्किन, बोन, लिगामेंट्स को साथ में होल्ड करके रहता है। इट इज लाइक अ सुपर ग्लू इन आवर बॉडी। तो कोलाजन का होना बहुत जरूरी है फॉर यू टू लुक यंग। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि हमें कितनी जल्दी शुरू करना चाहिए, आई वुड से लेट्स स्टार्ट एज अर्ली एज अर्ली 20s। वी आर गोइंग टू स्टिमुलेट कोलाजन इन दैट एज, जब हम उस डाउनवर्ड ग्राफ की तरफ गए ही नहीं है कि हमारा कोलाजन डाउन होना शुरू हो गया है। इट इज लाइक सेविंग फॉर योर फ्यूचर। जैसे आप पैसे सेव करते हो फॉर योर ओल्ड एज, सो यू विल हैव एक्स्ट्रा कोलाजन इन योर अर्ली 20s, सो दैट आप एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर रहे हो और आप बाय द टाइम 30s में आ रहे हो, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ दैट प्रोसेस। मैं ये देख रही हूँ कि हर कोई आजकल ये करवाना तो चाहता ही है PRP, बट लेकिन लोगों में डर भी बहुत है इसको कराने का, कि लोगों को लगता है कि यार इंजेक्शंस लग रहे हैं, हमें करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। जो ये मिथ है वो कैसे दूर किया जा सकता है लोगों का? अब तो कोई मिथ है ही नहीं, देयर इज नो फियर और टेबू अराउंड इट। देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू गो इन फॉर इट। ठीक है, हम अर्ली 20s में हम ये शुरू भी कर लें, बट एक डर है ऐसा, मैंने लोगों के बीच में देखा है कि जाएं किसके पास, कि डॉक्टर के पास जाएं PRP करवाने के लिए या ब्यूटिशियन के पास जाएं PRP करवाने के लिए। कंफ्यूजन है इन चीज़ों की लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है कि हर जगह इन चीज़ों का बहुत ही ईजीली अवेलेबल है ये चीज़ें। ऐसे तो किसके पास जाना चाहिए हमें? Definitely, you have to go in to a doctor who is practicing these things in a sterile environment. Though it is your own blood, लेकिन अगर अनस्टेराइल तरीके से आपका ब्लड लिया गया, उसको प्रिपेयर किया गया, it rather than giving you benefits, you'll end up having some diseases. आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो।
तो डेफिनेटली सैलून इज डेफिनेटली नॉट द प्लेस आई वुड सजेस्ट यू टू गो इन। पीआरपी के साथ मैंने ये भी देखा है जो हाइड्रा फेशियल्स हैं डॉक्टर सोनी, मैंने ये देखा है कि हाइड्रा फेशियल्स, मैं बहुत अच्छे पार्लर्स में जाती हूँ जहाँ पे दे कन्विंस में कि आप हाइड्रा फेशियल हमारे से करवा लें, बट वाई पीपल शुड कम टू यू? ऐसा मतलब क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं, आप ऐसे क्या डिफरेंट करते हैं, इंजेक्ट आपकी कर बात सकते हैं? 100% सही है। लोगों के अंदर अवेयरनेस तो आ गई है, लेकिन गाइडेंस नहीं है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। ऑलवेज चूज फॉर सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म। तो हम लोग सर्टिफाइड मशीन यूज करते हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे हाइड्रा फेशियल के लिए, और वो आपके स्किन पे दिखता है रिजल्ट। जब हम करते हैं हाइड्रा फेशियल देते हैं, 100% रिजल्ट आपकी स्किन पे आता है। बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग हो जाती है आपकी स्किन, बहुत अच्छा हो जाती है, प्लम्पिंग इफेक्ट आता है एक स्किन में ना। तो क्या चीज़ डाली जाती है हाइड्रा फेशियल में जिसकी वजह से ये सब इफेक्ट्स आते हैं? मतलब क्योंकि जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं या जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो विटामिन होते होंगे, कहीं ना कहीं वो कोलाजन यूज़ करते होंगे जो हम फेशियल में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में कब से कमी होने लग जाती है कि हमें इन फेशियल्स की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, आफ्टर 30 तो हमारी बॉडी थोड़ा डाउन होने लग जाती है। ये बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हमारा स्ट्रेस होता है लाइफ में, लाइफस्टाइल थोड़ा हमारा अप एंड डाउन होता है। तो हर एक इंडिविजुअल, मेल है या फीमेल है, इसमें कोई बायस नहीं है। एजिंग सबके साथ ही होती है और अच्छी स्पीड से होती है। उसको बस आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो, आप स्टॉप तो नहीं कर सकते हो, पर अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, आप उसको आप स्लो कर सकते हो, और भी अच्छी जगह से आप ले रहे हो, सर्टिफाइड जगह से आप ले रहे हो। इसमें आपका स्किन डिपेंड करता है, स्किन टाइप क्या है, उसी के हिसाब से हम सिरम्स इन्फ्यूज करते हैं। अगर आपका ऑयली है तो नियासिनामाइड का देंगे, हाइलुरोनिक एसिड भी डालते हैं, उससे प्लमनेस आती है आपके स्किन में और अच्छी भी दिखती है। ये क्या सिर्फ लड़कियां कराती हैं या लड़के भी करवाने आते हैं आपके यहाँ पे? जो एजिंग है वो दोनों के लिए है। एजिंग देखती नहीं, जेंडर बायस नहीं है, एजिंग में देखती ही नहीं है। बट हमेशा से मैं ये देखती आ रही हूँ कि हम एडवर्टीजमेंट्स भी देखती हैं, तो जो प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हैं दे आर मोर वुमेन फ्रेंडली, मतलब हमेशा वुमेन को इसलिए टारगेट किया जाता है कि वुमेन बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, वो बाहर आती है, हमें अच्छा दिखना है, एक दूसरे को देख के वो मन में सोचती है, डिस्क्लोज नहीं करेंगी, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगी आपको, पर सोचेंगे मुझे भी अच्छा दिखना है, मुझे भी प्रेजेंटेबल दिखना है। और मेल्स है वो अपना ध्यान रखते हैं, आप खुल के आने लग गए हैं। पहले मेल्स में क्या था कि टैबू लगता था, तो लड़कियों के काम है, पार्लर जा रही हैं, फेशियल करा रही हैं, लेकिन अब वो टैबू नहीं रहा है सोसाइटी में। मेल्स एट पार है फीमेल से ज्यादा, वो कॉन्शियस, जो कि अच्छी बात है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपको थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा। तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो इनका भी कोई डिफरेंशिएट होता है कि ये फीमेल्स के लिए अलग होते हैं या मेल्स के लिए अलग नहीं होते नहीं, हैं? नहीं, सब प्रोडक्ट्स आर सेम, ऑल सेम। इट्स हाँ ऑल हाँ, सेम। क्योंकि बॉयज़ की जो स्किन, उनकी थोड़ी सी रफ होती है स्किन, उसमें थोड़ा सा पेनिट्रेशन हमें डीप करना पड़ता है। हमारी फीमेल की थोड़ी सॉफ्ट होती है, ऐसे जो कोई बॉयज़ डिफरेंस हैं, नहीं सबसे है। बड़ा इशू जो मैं बॉयज़ में आजकल देख रही हूँ वो हेयर फॉल का आता जा रहा है। मतलब मैंने देखा है कि आजकल बॉडी में तो पूरी बाल होते ही होते हैं, लेकिन जो हमारा हेयर हेयर ग्रोथ जो होती है वो मतलब लोगों की गायब होती जा रही है। मतलब ये जनरेशनल चेंज है, क्या चेंज है मेरी समझ की बात है, बट इंडियंस के मैं देख चुकी हूँ कि हेयर फॉल तो होना तय है और लड़के गंजे होते जा लड़के रहे हैं। होते हैं गंजे, डेफिनेटली होते हैं। एक तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उनके जो मेल हार्मोन्स है ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं +30 आप कह सकते हैं। और कुछ हेरिडिटरी भी होता है, उनकी फैमिली लाइन में चलता है। बॉयज में हेयर फॉल होता ही हेरिडिटरी, अगर आपके दादा को है, पापा को है, डेफिनेटली 100% आपको भी हेयर फॉल होगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। बट उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट ये हेयर पीआरपी आप ले सकते हैं, हेयर मेसोथेरेपी आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे प्राइम ट्रीटमेंट्स हैं आपको अगर मेंटेन करने हैं तो। तो डॉक्टर गरिमा, हेयर पीआरपी है क्या? हेयर पीआरपी में भी हम सेम पीआरपी वाला प्रोसेस यूज करते हैं। दैट अलोन कैन बी यूज, इट कैन बी यूज इन कंजंक्शन विद सम अदर थिंग्स। बेसिकली हम हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करा देते हैं, जिसकी वजह से हेयर रीग्रोथ होने लग जाती है और हेयर फॉल थोड़ा रुक जाता है। सो पीआरपी का कॉन्सेप्ट सेम है। पीआरपी की जैसे मैंने आपको बोला कि हीलिंग एबिलिटीज इतनी अच्छी हैं, आप उसको जिस टारगेटेड एरिया में दोगे वो अपना काम करेगा। करेगा ही करेगा। सो इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ गारंटी है कि आपके हेयर वापस आएंगे? कितने सेशंस में भी, कितने सेशंस में पीआरपी के थ्रू हेयर ग्रोथ वापस आ जाएगी, या नॉर्मल एक इंसान को लगेगा कि ठीक है अब मेरा फेस बेटर लग रहा है क्योंकि बाल वापस आ चुके हैं? 3 to 4 सेशंस के बाद आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे, लेकिन पीआरपी अलोन आपके लिए कुछ नहीं करेगी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू वर्क वेल विद इट। जैसे आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल कंट्रोल, थोड़ा अच्छा सोना, अच्छा खाना,
ट्रीटमेंट के साथ जरूरी है। जैसे अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो अगर आप उसको ऐसे ऐसे करोगे इट वुड नॉट हील। सो यस, अ लिटिल कंट्रोल एंड यस इट विल हेल्प। डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर सोनी, आईवी थेरेपी क्या है? आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। पीआरपी इसके बाद मुझे लग रहा है इसका नंबर आ चुका है, और मैंने देखा है जगह जगह पे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसका पहले तो एक्सप्लेन करो हमें, आईवी थेरेपी होता क्या है? आईवी थेरेपी बेसिकली बहुत सारे मल्टीविटामिन्स मिनरल्स हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फ्यूज कर देते हैं इंट्रावीनस तरीके से। इट इज बेसिकली अ ड्रिप एंड वी इन्फ्यूज अ लॉट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इनटू योर बॉडी। अब जैसे आप कह रहे हो कि सब अपने आप ही यूज करने लग गए हैं, आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ थिंग जहाँ पे बैचलरेट पार्टी में सबने आईवी ड्रिप्स लगाई हुई थी। इट इज वेरी अनसेफ, वी कैन नॉट डू इट लाइक दैट। अगर किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे वहां पर। सेकेंडली, अल्कोहल नहीं ले सकते। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एक आईवी के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। इट हैज टू बी डन ओनली अंडर गाइडेंस। इट वर्क्स वेरी वेल, आपके क्रॉनिक फटीग, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पे बहुत अच्छा काम करता है। बट वी हैव टू सी कि हम इसको कहाँ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, एंड देन इट विल हेल्प यू। मतलब मुझे ऐसा लगता है आई हैव अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ, मतलब मैं अच्छा खाती हूँ। बट कई बार ऐसा मैंने देखा है डॉक्टर सोनी, जब मैं सो के भी उठती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं बीमार लग रही हूँ। ठीक है, तो इन केसेस में आईवी थेरेपी हमें हेल्प करती है। मतलब मैं बीमार लग रही हूँ, अगर मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ और मैं नॉर्मल बाहर जा रही हूँ, सो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि थोड़ा मेरे सा फेस हाँ, की वजह से थोड़ा सा कि बूस्टअप डल। तो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आईवी जब आप लेंगे बूस्टअप तो होगा, आपकी एनर्जी लेवल्स और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, तो ऑल ओवर पे बॉडी पे काम करता है, आपको डिफरेंस तो दिखेगा 100%। और ये आईवी थेरेपी हमें किस मतलब कितने टाइम, कितने इंटरवल में हमें ले लेनी चाहिए? हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम टेस्ट करके फिर बताएंगे। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आईवी थेरेपी, पीआरपी, इनकी कॉस्टिंग क्या है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल इंसान जो कि एक जॉब वाला है वो तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता इन चीज़ों को। तो ये क्या कॉस्टिंग बैठती है एक आईवी थेरेपी की? कॉस्ट की अगर हम बात करें, मैं एक रफ आइडिया ही दूंगी बिकॉज पैन इंडिया ट्रीटमेंट हो रहा है। समवेयर अराउंड 3 to 4,000 टू अराउंड 20-25,000 पर सेशन इज द कॉस्ट ऑफ आईवी ट्रीटमेंट। और अभी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पोस्ट किया, जैसे जानवी कपूर ने आईवी थेरेपी लेते हुए, उसके बाद ये बहुत पिकअप हो गया है एंड एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, लुक फिट, दे आर रेडी टू स्पेंड। मतलब आफ्टर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट सारी चीज़ें चलनी हाँ, शुरू हो सब जाती बिकने लग हैं। जाता है, यस। सो अगर ये इतना एक्सपेंसिव ही है, और ठीक है एक 3000 से इसकी कॉस्ट शुरुआत ज़रूर है, बट आईवी क्यों लेना? मैं एक मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी तो खा सकती हूँ। मल्टीविटामिन टैबलेट जो आप खा रहे हो उसका कितना परसेंट बॉडी के पास अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए इज द बायो अवेलेबिलिटी। तो जब हम एक टैबलेट खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता है, तो वो 20 से 50% ही अब्सॉर्ब हो पाता है। वेरिन जब हम आईवी थेरेपी लेते हैं द अब्जॉर्प्शन इज वेरी रैपिड एंड वेरी फास्ट। अराउंड 90% तक वो ड्रिप बायो अवेलेबल रहती है। तो अगर आप आप बहुत ही एक बिजी लाइफस्टाइल में हो, आप डेली टैबलेट्स रूटीनली नहीं खा पा रहे हो, आप अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो पीपल आर कमिंग इन एंड ऑप्टिंग फॉर दिस। सो आईवी थेरेपी इज लाइक सेफ ऑल्सो? व्हेन डन इन राइट हैंड्स एट द राइट प्लेस, यस। डॉक्टर गरिमा, बुटॉक्स के बारे में कुछ बताओ, वो भी बहुत फेमस होता जा रहा है आजकल तो। बोटॉक्स इंजेक्शन शॉट्स होते हैं न्यूरोटॉक्सिन के, जो हम टारगेटेड एरियाज में देते हैं, और उस मसल को जहां पर भी हम बोटॉक्स दे रहे हैं उस मसल को बेसिकली हम कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर देते हैं एंड इवेंचुअली वहां पे जो लाइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग जब भी बात कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ या मैं गुस्सा करूंगी तो यहाँ पे 11 आएंगे, मैं स्माइल करूंगी तो थोड़ी सी लाइंस यहाँ पर भी बनेंगी। तो ये लाइंस थोड़ी थोड़ी सी डीपन हो जाती हैं जैसे हम लोग अर्ली 30s लेट 30s की तरफ जाते हैं। फॉर मी इफ यू वुड से frowning is a negative emotion, I can do without it. I like to personally botox my forehead. अभी चला गया है, it's No, I think need to अभी get it है। done again. Yeah. So but जैसे अगर हम स्माइल कर रहे हैं, हैप्पी इमोशन, आपको अगर ये लाइंस रखनी है आप रख सकते हो। इफ यू डोंट लाइक द अपीयरेंस ऑफ दीज लाइंस, वी कैन बोटॉक्स दिस टारगेटेड एरिया, और हम इन मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और 3-4 महीने के लिए ये लाइंस बंद हो जाएंगी बनना ऑलमोस्ट। हाउएवर जब हम ये इंजेक्शंस बार बार टाइम टू टाइम लेते रहते हैं तो द अपीयरेंस ऑफ दीज लाइंस इन द लॉन्ग रन वो सारा स्लो डाउन हो जाता है।
ओह अच्छा, मतलब अगर मेरे को तो खुद ऐसा लगता है डॉक्टर कि मेरे यहाँ पर भी ये लाइंस बनती जा रही तो मुझे करवा लेना चाहिए। If you feel that you're not liking the appearance of these lines, then yes. तो और 4 महीने बाद इसको रिफिल करवाना चाहिए, मतलब इसका क्या टाइम पीरियड जो आपने बोला कि 3-4 मंथ्स के बाद इसको फिर से इंजेक्शंस के थ्रू ही होता है ये भी बोटॉक्स? ही होता है, यूजुअली 4 to 6 और 8 months डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसको रिपीट हम करते हैं। अब मैं एज की बात करती हूँ एक बारी, क्योंकि ना मैं ये कैलकुलेशन लगा रही हूँ माइंड में। अब आई एम तो लाइक 30s, बट अगर आपने बताया कि 22 के बाद हम वी कैन गेट इनटू दिस बोटॉक्स, पीआरपीज एंड एवरीथिंग, मतलब यंग एज में हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आज 22 साल की हूँ नहीं हूँ, जबकि अगर एक गर्ल जो 22 ईयर्स की है वो स्टार्ट कर दे इसको करवाना, तो उसको तो टिल 50 बहुत बारी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आदत बन जाएगी। बिकॉज वंस यू लुक द बेस्ट तो आपको लगता है कि आप वैसे ही दिखो, आपको फिर उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। सो इतनी बारी कराना, बार बार करवाना, मतलब इतने टाइम स्पैन में लाइक 22 साल से लेके 50 साल तक अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली कराएं तो कोई इफेक्ट तो नहीं देता, क्योंकि कई जगह मैंने ये भी पढ़ा कि इन चीज़ों से कैंसर्स हो जाते हैं। तो हम लोग बोटॉक्स अगर टाइमली लेते हैं तो हम फाइन लाइंस और रिंकल्स के अपीयरेंस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन दैट फेज, क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके माथे पे स्पेशली हमने देखा है कि कुछ लाइंस बन गई होती हैं, उनको हम स्टैटिक लाइंस बोलते हैं, और जो एक्सप्रेशन की लाइंस होती हैं वो सिर्फ हम कुछ एक्सप्रेशन देते हैं तो आते हैं। तो ये जो स्टैटिक लाइंस हैं इसकी फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं, और हम अगेन दिस इज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, इट गिव्स यू अ स्मूदर अपीयरेंस। तो बोटॉक्स कितने का है, उसकी क्या प्राइस होती है? पीआरपी से सस्ता रहता है या ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है? बोटॉक्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है व्हेन वी कंपेयर इट टू पीआरपी। बोटॉक्स कुछ क्लिनिक्स में पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, हाउएवर सम पीपल लाइक टू चार्ज इट डिपेंडिंग ऑन द एरिया दैट दे आर ट्रीटिंग। बोटॉक्स और प्लास्टिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी हम बचपन में सुनते थे कि इनकी प्लास्टिक, वो नोज़ की प्रॉब्लम हुई है, वो चौड़ा नोज़ था वो कम कर दिया है, लिप्स का कर दिया है, तो इनका क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? सर्जिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो थोड़े से इन्वेजिव होते हैं, लाइक हमने एक टर्म ना हमेशा सुना है, गोइंग अंडर द नाइफ। तो सर्जिकल प्रोसीजर को हम उससे एसोसिएट कर सकते हैं एक आम जनता के लिए। एंड दीज थिंग्स जैसे और ये चीजें जैसे बोटॉक्स, पीआरपी या मेसोथेरेपी या और केमिकल पील्स वगैरह, ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हमने आज कराया और हम कल काम पे जा सकते हैं। ये तो पता चल गया कि बोटॉक्स और प्लास्टिक सर्जरी टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, बट मुझे नहीं लगता कि लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। क्या लगता है आपको? 100% कराते हैं लोग, और जो इंडस्ट्री में है हमारे वो तो 100% कराते हैं। और मैं खुश इसलिए हूँ आपको बताते हुए कि लोग आजकल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो करा रहे हैं। ये टैबू नहीं है, पहले टैबू लगता था, फीमेल्स छुपाती थी, कराती थी और छुपाती थी कि उसको पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, बहुत अच्छा हो गया ये, लोग सामने आ रहे हैं, जैसे कि उर्फी जावेद है, वो एक्सेप्ट करती हैं कि वो कराते हैं, शी गोज़ अंडर द नाइफ, वो कराती हैं। राखी सावंत है, वो कराती हैं और वो एक्सेप्ट भी करती हैं। तो बहुत अच्छी और बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही कमेंडेबल जॉब है जो वो एक्सेप्ट कर रही हैं अपने काम को कराने के लिए। तो हाँ, लोग कराते हैं और ये नॉर्मल नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी कोई हवा नहीं है, नॉर्मल है। जैसे आप और ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बोटॉक्स लेते हैं, थोड़ा आपको और अपने फेशियल फीचर्स एनहांस कराने हैं, बहुत आप पर्टिकुलर हो उसको लेके, तो व्हाई नॉट गो अंडर द नाइफ। आपने बोला सब एक्सेप्ट भी करना शुरू हो गया और बोटॉक्स भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। रेटिनॉल भी आजकल बहुत फेमस होता जा रहा है। पहले उसके बारे में किसी को नहीं पता होता था, लेकिन आज हर एक को रेटिनॉल ऑयल लगाना है। ऐसा क्यों और वो क्या चीज़ तो है एग्जैक्ट? रेटिनॉल जो है वो खाली मेरा नहीं, वो सबका ही फेवरेट है। जो हमारी जनरेशन है, जो कॉन्शियस है ब्यूटी को लेके, एजिंग को लेके, वो सब जानते हैं कि रेटिनॉल क्या है। चलिए एक मैं आपको थोड़ा सा गेसिंग गेम देती हूँ, आप गेस करिए कि मेरी एज क्या है। ओह बता दूँ? बता दो। हाँ, 35, 38? नो, नहीं। आई एम अराउंड 40। ओह गॉड। तो फेस से लगता है आपको? नहीं, योर स्किन इज सो ग्लोइंग, मतलब मैंने मेकअप किया और इन्होंने मेकअप तक भी नहीं किया हुआ हाँ, है। आई नेवर यूज ए मेकअप, मैंने आज तक शायद शादी में ही कराया होगा, उसके बाद कभी कुछ नहीं, मैं यूज, मेरे पास होता ही नहीं है मेकअप का सामान। सो आई टोटली रिलाई ऑन रेटिनॉल्स। रेटिनॉल तो प्राइम है एंटी एजिंग में, जितनी भी क्रीम्स हैं हमारी एंटी एजिंग क्रीम्स, उसमें रेटिनॉल ही डलता है, तब जाके वो एकदम स्टैंडर्ड क्रीम्स बनती हैं। ओवर द काउंटर भी अवेलेबल रहती हैं, प्रिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहती हैं ये। और इसका मेन जो रोल होता है रेटिनॉल का, आपका फाइन लाइंस,
रिंकल्स, आपके पिगमेंटेशन, इस पे काम करता है। आपके ओपन पोर्स हो गए, तो बेसिकली ये अपलिफ्ट करता है आपके स्किन को। ऑल ओवर एंटी एजिंग क्रीम का काम करता है रेटिनॉल। और अगर हम ये सब नहीं करवा रहे, अगर कोई बोटॉक्स नहीं करा रहा, पीआरपी नहीं करा रहा, और नॉर्मली अगर घर में भी अगर हम यूज़ करते हैं रेटिनॉल वाले बिफोर गोइंग टू द बेड, तो वो किस प्रोसीजर में हमें यूज़ करना चाहिए? मॉर्निंग में यूज़ करना चाहिए, रात में यूज़ ये हमेशा रात में यूज़ करना चाहिए, मॉर्निंग में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो जाएगी आपकी। लेयर आपकी स्किन की पतली हो जाएगी, अपर मोस्ट लेयर है, सन के साथ इसका वो कोलाइड हो जाता है, तो इसको मॉर्निंग में यूज़ नहीं करना चाहिए, रात में यूज़ करना चाहिए। पी साइज अमाउंट लेना चाहिए आपको, और वंस अ वीक से आपको शुरू करना चाहिए रेटिनॉल, अगर आप बिगनर है तो। और कॉन्टिन्यूसली उसको फिर हम यूज़ कर सकते फिर आप धीरे धीरे करके उसका बढ़ा सकते हैं, जैसे ट्वाइस अ वीक कर लिया, फिर थ्राइस अ वीक कर लिया, ऐसे करके आप। पर हाँ, 25 प्लस के अराउंड आप शुरू कर सकते हैं अपने स्किन केयर रेजिम में रेटिनॉल को 100%। बात करते हैं, क्योंकि आजकल स्किन इतनी सेंसिटिव हो चुकी हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मतलब यंग जनरेशन, बॉयज़ हों गर्ल्स हों, सबको वॉट्स एक सबसे बड़ा मेजर इशू हो चुका है। वॉट्स आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है? वॉट्स होते हैं हमारे HPV वायरस होता है, उस वायरस की वजह से आते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन भी फैल सकते हैं। आप किसी के कांटेक्ट में आए, उनको वॉट्स हैं, तो उनको भी फैल सकते हैं, और ये ऑल ओवर बॉडी कहीं पे भी हो सकते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे बिहाइंड द नेक हो गए, या फेस पे कहीं हो गए, अंडर आर्म्स में हो गए, इनर थाइज में हो गए। हाँ, तो ये कहीं पे भी आपको हो सकते हैं और जल्दी फैलते हैं ये। पर गुड पार्ट इज़ दैट कि अपने आप डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, और इसमें कोई वरी वाली बात नहीं होती है। और अगर नहीं होते हैं डिज़ोल्व खुद से, तो हमारे पास उसके लिए ट्रीटमेंट है। हम क्रायोथेरेपी करते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं उस पे। बट ये ट्रीटमेंट्स के तो नाम ही मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि मैंने तो जनरली रस्तों में देखा है, अगर आपको मस्से हैं उसको वो जला देते हैं और वो पूरी स्किन खराब कर देते हैं। तो क्या जो प्रोसेस, आपका क्या प्रोसेस है जिससे आप ये वॉट्स हटा देते हैं? जैसे केमिकल पील्स हो गया, पीलिंग देते हैं हम, सुपरफिशियल लेयर उसकी हटाते हैं, जिससे वो भी हटने लग जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा प्रोटीन होता है वो हमारी सुपरफिशियल लेयर पे एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से मस्से डेवलप होते हैं। तो पील से उसको हम हटाते हैं। फिर एक कॉटरी आती है, इलेक्ट्रिक कॉटरी, उससे हम हटाते हैं, सबसाइड होते हैं उससे। फिर क्रायोथेरेपी होती है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसकी कितनी सेटिंग्स लगती हैं? इसमें ना 1 गो। अच्छा, 1 गो में ये हो जाता है। और इसका जो पोस्ट, मतलब अगर हमने जब ये हटवा लिए तो इसका बाद में भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर से भी हो सकते होंगे ये चीज़? फिर से भी होती है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं होने के, बहुत कम। बाकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप हाइजीनिक कंडीशन में हैं नहीं है, सारे फैक्टर्स वो डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं लिप फिलर्स के बारे में। लिप फिलर्स भी एक ट्रेंड बन चुका है, आजकल हर लड़की करवाने लग गई है। पहले तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही करवाते थे, लेकिन अब हर लड़की को शौक आ चुका है इसको करवाने का। बिफोर वेडिंग ऑल्सो उनको लगता है कि हम ये करवा लें, हमारे जो फेस है हम बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा, तो करवाना चाहिए। इसका क्या प्रोसेस रहता है? ये अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी अपने फेस को लेके क्या प्रायोरिटी है, अपने आप को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। अपने नज़रिए में आप ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं इन्हांस करना है तो इन्हांस के लिए तो हम बैठे ही हैं। बट मैंने कई लोगों के साथ ये भी देखा है कि वो बहुत अजीब से दिखने लग जाते हैं, कि उनके जो फेस है एकदम ब्रॉड लिप्स हो जाते हैं, जो नहीं सूट करता उनको। तो क्या वो रिवर्स भी हो सकता है? रिवर्स हो जाता है, बट पहले ही मैं कहूंगी दिस इज वाई चूज योर इंजेक्टर वाइजली। आपने कहीं पे भी जाके, जैसे आप मुझे पहले भी कह रहे थे, सैलून्स में भी हाइड्रा फेशियल हो रहा है, हाइड्रा फेशियल हमारे यहाँ पर भी हो रहा है, लेजर मशीन भी बहुत लोगों ने ले ली। दिस इज वेयर द गेम चेंजेस, कि अगर आप अपना इंजेक्टर पहले से ही चूज कर रहे हैं वाइजली, आप थोड़ा सेफ हैंड्स में हैं, जिसको पता है कि क्या करना है, द पर्सन इज अवेयर ऑफ द एनाटमी, तो आप ये रिवर्स वाले प्रोसीजर से बच जाएंगे। कितना टाइम लगता है फिलर्स को करवाने में, और कितने टाइम ड्यूरेशन में फिर से करवाना पड़ता है? तो लिप फिलर्स दोबारा कराना ना कराना इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। इफ यू लाइक लुकिंग द वे यू लुक्ड विद द फिलर्स, यू कैन ऑफ कोर्स गेट इट डन। कितना टाइम चलते हैं लिप फिलर्स? लिप फिलर्स यूजुअली लास्ट अराउंड 2 to 3 years। हाउएवर अब रिसर्चेस आ रही हैं कि कुछ फिलर्स कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे स्टे वेरी लॉन्ग। ऑल्सो फिलर्स माइग्रेट। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका ये वाला जो एरिया है वो बहुत ही स्वोलन अप लगता है, और जैसे अंडर आइज के नीचे ना बड़े सारे लोग फिलर्स करा लेते हैं, और ये एरिया बड़ा बैगी, स्वोलन अप, डार्क दिखता है, बिकॉज फिलर्स माइग्रेट कर जाते हैं। तो फिलर एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं पे भी जाओ और आपने बस करा लिया कि ये सस्ता दे रहा है और चलो यहाँ से करा लेते हैं।
तो कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी रहता है? If done well in safe hands, no. सो मतलब ये अब मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर ही बन चुका है। कल्चर क्या मतलब नीड ऑफ द आवर हो चुका है, नीड ऑफ द आवर हो चुका है ये, कि अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप बोटॉक्स कराओ, पीआरपीज कराओ, आईवीज कराओ। If you are comfortable in your skin. अगर आपके कॉन्फिडेंस को ये बूस्ट कर रहा है तो क्यों नहीं? मैंने देखा ये बॉयज को जो ना पोर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप उनकी स्किन जब भी आप, हमारी स्किन तो फिर थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, उनके जो वो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ओपन पोर्स। ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? ओपन पोर्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है। देयर आर सर्टेन सीरम्स आल्सो व्हिच वी कैन प्रिस्क्राइब, आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। देयर आर सम ट्रीटमेंट्स पोर्स के लिए, जैसे पीआरपी भी पोर्स को मिनिमाइज करता है, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू फॉर इट, बट अगेन कंसिस्टेंसी इज द की। जनरली मैंने देखा कैल्शियम की कमी की वजह से भी वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, तो क्या वो भी एस्थेटिक्स के थ्रू हम लोग पीआरपीस के थ्रू ठीक कर सकते सी जिन वाइट पैचेस की आप बात कर रहे हो वो यूजुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से क्रिएट हो रहा है, वो एस्थेटिक्स का पार्ट नहीं है। वी हैव अ टीम टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड वी विल डेफिनेटली डाइवर्ट यू टू अ स्पेशलिस्ट टू टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा, मतलब वो एस्थेटिक्स का पार्ट ही नहीं है, दैट यू हैव टू गो टू द डर्मा। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कोई स्किन में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ उसको एस्थेटिकली करेक्ट करके इट वुड नॉट हेल्प यू। वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में अगर हम बात करें, मैंने देखा है कि फेयर एंड लवली से लेके फेयर एंड हैंडसम, शाहरुख खान भी उसको एडवर्टाइज करता है और हर लड़की को गोरा होना है। सो कोई भी स्किन टाइप हो या हमारी एजिंग हो या कुछ भी, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और हम गोरे हो जाएंगे क्या? इंडियंस का वाइट स्किन को लेके जो ऑब्सेशन है उसको हम खत्म कर ही नहीं सकते हैं। देयर इज समथिंग विद वाइट स्किन इन इंडिया, है ना। तो देखो, जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है उनमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट या कोई मेलानिन इनहिबिटर, मेलानिन इज बेसिकली अ पिगमेंट जो हमारी स्किन को वो कलर देती है जो है, तो उसको इनहिबिट करने का कोई चीज़ या फिर कोई ब्लीचिंग एजेंट उसके अंदर होता है। सो आई जस्ट नेम अ फ्यू, जैसे हाइड्रोक्विनोन है, स्टेरॉइड्स है, रेटिनॉल्स हैं, विटामिन सी है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इन क्रीम्स में डाले जाते हैं। अब आपने एक रील देखी या एक एड देखा और उस पर एक सेलिब्रिटी की पिक्चर देखी, पर से आलिया भट्ट इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केटिंग फॉर सर्टन स्किन केयर ब्रांड्स, तो आपने सिर्फ वो इसलिए खरीदा क्योंकि आपने देखा कि आलिया भट्ट माइट बी यूजिंग दिस एंड शी इज लुकिंग दिस सर्टेन वे बिकॉज शी इज यूजिंग इट। हाउएवर दिस टोटली माइट नॉट बी द केस। वाइटनिंग क्रीम्स आपको कब यूज करना है, कितना यूज करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। यू जस्ट बाइंग इट कि अरे ये मैंने क्रीम लगाई, अब मैं 2-4 महीने में एकदम गोरी हो जाऊंगी और मैं फ्लॉलेस हो जाऊंगी। हाउएवर दैट डज नॉट हैपन इन अ लॉट ऑफ केसेस। हाइड्रोक्विनोन इज अ वेरी गुड इफेक्टिव एजेंट इन स्किन लाइटनिंग, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म यूज से इरिवर्सिबल इफेक्ट्स आ सकते हैं। स्किन ऑन्क्रोनोसिस जैसी चीजें हो सकती हैं, ब्लूइश और ब्लैकिश ना डिस्कलरेशन हो जाती है, स्किन पे पैची हो जाता है, पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर और आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इट। तो प्लीज़ कोई भी एडवर्टीजमेंट देख के आप रैंडमली चीज़ें मत खरीदो। एक बार ये भी बता दो, मॉर्निंग और नाइट का जो रिचुअल हमारा होना चाहिए टू फॉलो, एक इजी ऐसे स्टेप्स जो लोगों को फॉलो करने चाहिए। देखिए, मॉर्निंग का मैं बोलूँगी कि क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। जैसे कि आप मिनिमलिस्टिक का ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। उसका आप क्लेंजर ले सकते हैं, मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, सनस्क्रीन आप यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ऐसे ही रात को क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र आप पेप्टाइड बेस या सेरेमाइड बेस यूज़ कर सकते हैं। और रात को जो टारगेटेड एरिया है आपका, जो आपका स्किन कंसर्न है, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उसके हिसाब से आप अल्फा आर्बुटिन का सीरम लगा सकते हैं, कॉजिक एसिड का सीरम लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप रात को अपना लगा के क्लोज कर सकते हैं अपना स्किन रिजिम। आपने स्किन सिरम्स बताए, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे बड़ा है आजकल जो ये आ रहा है कि ऑयल्स, फेस ऑयल्स जो होते हैं, कि वो लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? अगर लगाएं तो वो कौन से लगाएं, किस वक्त लगाएं? फेस ऑयल आज के नहीं, फेस ऑयल बहुत पुराने, हमारी दादी नानी के टाइम से। हम जब बचपन में छोटे होते थे पकड़ के नारियल तेल लगा देते, तो वही फेस ऑयल में आता है। बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं मार्केट में, बहुत सारी कैटेगरीज आ चुकी है मार्केट में आजकल। तो आर्गन ऑयल बहुत फेमस है, जोजोबा ऑयल फेमस है आजकल। रोज हिप ऑयल आपकी ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी टैनिंग रिमूव करता है, तो आप नरिशमेंट के लिए लगा सकते हैं, अच्छे हैं।
बट जो ऑयली स्किन है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनमें इतना ऑयल होता है तो वो एग्रीवेट कर देगा आपकी स्किन को, आपके एक्ने को। तो यस, डेफिनेटली ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले जा सकते हैं फेस ऑयल के लिए एनी टाइम। इतने सारे आप ब्रांड्स भी मुझे बताते जा रहे हो, बट मैं ये देख रही हूँ एक बहुत बड़ा स्कैम बनता जा रहा है मार्केट में। उस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि रोज ही नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एवरीबडी इज लॉन्चिंग देयर न्यू प्रोडक्ट्स, सेलिब्रिटीज भी लॉन्च कर रहे हैं, नॉर्मल एक इंसान भी उसको लग रहा है यार ये मार्केट बहुत, क्योंकि महिलाओं की मार्केट है, जेंट्स की भी अगर मार्केट है तो ये बहुत बड़ी वास्ट मार्केट है दिस इज। सो लोग अपने ब्रांड्स भी लॉन्च करते हैं, क्या ये एक स्कैम है? स्कैम तो पता नहीं, बट हाँ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेजिट है और कुछ बहुत सारे टैग्स यूज कर रहे हैं जिनको वो शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट या नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट। अब आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, हमने सोचा अरे नेचुरल, लेट्स गो फॉर इट। नेचुरल का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन को सूट करेगा ही, आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही। क्लीन का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई केमिकल ही नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इनके अंदर मर्करी जैसे हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं जो हमारे को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं। सो आई वुड से कि बहुत सारे पैसे स्किन केयर पे खर्चने से पहले आप प्लीज़ एक स्किन केयर प्रोवाइडर के पास जाओ जो आपको इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी नॉलेज दे दे, आपको बता दें आपकी स्किन टाइप पे ये सूट करता है या नहीं करता है, एंड देन यू कैन फॉर्म अ रेजीम विद मोर फोकस ऑन हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स रादर देन सीइंग कि उस पे क्या लेबल है या वो कितना एक्सपेंसिव या इनएक्सपेंसिव है या कौन सा लेट्स से कौन सा सेलिब्रिटी उसकी ऐड कर रहा है। क्योंकि मैंने जनरली देखा, अगर मेरे जैसा लाइक इफ आई गो टू द मार्केट एंड हैव टू बाय सम क्रीम, तो मुझे लगा महंगी वाली अच्छी है। प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, नाउ इज द टाइम वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर बाइंग एंड हु इज एक्चुअली और एक्चुअली किसको वो लगाना चाहिए। हर एक को हर चीज सूट नहीं कर सकते हैं। आपको खुद ही पता होना चाहिए आपकी स्किन के लिए क्या ज्यादा काम करे। और किसी पॉइंट पे जाके ना शिल्पा जी, हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो हमारा पास आ रहा है वो कहीं पे जाके इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर आप हमसे बात करो तो हम आपको इतना नॉलेज दे दें कि आपका ये स्किन टाइप है, आप ये तो प्लीज देख के यूज करना, दैट यू आर इंडिपेंडेंट। हर टाइम भी आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि मैं क्या लगाऊं, एंड यू आर फ्री टू यूज एनीथिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर स्किन। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आई थिंक नॉलेज भी बढ़ती जा रही है लोगों की, और बट फिर भी उतना ही मुझे ऐसा लगता confusion बढ़ है रहा उतना ही है। कंफ्यूजन भी हाँ, बढ़ता उतना जा रहा है, दिमाग- क्योंकि हमें ऐसा लगता है, एक तो गूगल बाबा भी आ गूगल चुका है और तो हर ये एक को सब लगता है हर confusion चीज हम। बढ़ाते हैं। और मैंने देखा था किम कार्दाशियन जो 2012 या 13 में शी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो कि शी गॉट द PRP डन, और उन्होंने इसको इंडोर्स भी किया था। सो क्या मतलब सिचुएशन थी उस टाइम में? 2013 में भी ये चीजें फेमस थी? Absolutely, the Western countries have been doing these things. Western countries aesthetics में हमारे से थोड़ा ahead हैं। अब इंडिया में भी ये सब चीजें अवेलेबल हो गई हैं। 2013 में किम कार्दाशियन took her social media handle and she posted a selfie PRP कराने के बाद, and PRP का ट्रेंड sky rocketed after that. तो याद, एंड नाउ आई वुड से इंडिया उन कंट्रीज में से है जिनमें ये ट्रीटमेंट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। इन सर्टन कंट्रीज दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आई थिंक दैट वी ऑल शुड टेक बेनिफिट ऑफ। आप सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, अब वे बैक हिस्ट्री में आप जाइए, हिस्ट्री देखिए तो जो स्कॉटलैंड की थी एलिजाबेथ, शी यूज्ड टू अप्लाई मर्क्यूरी and lead on her face to keep her glowing and young, and she used to look very fair by applying mercury and lead. तो आज की ये चीज़ें नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो ये सब चीज़ें पहले भी होती थी। तो आज रॉयल्टी का पार्ट होता था, सुंदर रॉयल्टी का लगना। पार्ट होता था, लेकिन आज उनका वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैव चेंज्ड। आज ज़्यादा साइंटिफिक हो गया है, पहले उन लोगों को पता नहीं था, वो इतने साइंटिफिक नहीं कर पाते थे। PRP के बारे में हमने बात करी, बुटॉक्स जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने स्टडी करी आपके आने से पहले कि उससे डिप्रेशन कम हो जाता है, उससे हमारा सर्वाइकल का पेन भी कम होता है। तो क्या ये चीज़ें हैं बुटॉक्स से हमारे को इन चीज़ों के भी? हाँ, बोटॉक्स सबसे पहले मेडिसिनल यूज के लिए ही स्टार्ट किया गया था। लेटर ऑन जैसे जैसे हमने उसके बेनिफिट्स देखे, उसे एस्थेटिक्स में इनकॉर्पोरेट किया गया। बेसिकली जैसे हमने बताया कि बोटॉक्स मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो मसल्स रिलैक्स होने की वजह से हमारा जो सर्वाइकल है, जब हमारी ये पीछे की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, डेफिनेटली हेल्प्स। ऑल्सो हाइपरहिड्रोसिस, जैसे कुछ लोगों के पाम्स में और अंडर आर्म्स में बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, तो बहुत स्मॉल डोजेस ऑफ बोटॉक्स हम इन एरियाज में भी देते हैं टू रिड्यूस दैट स्वेट एंड मैनी अदर थिंग्स।
मतलब बुटॉक्स के बारे में भी इतनी ये नॉलेज तो किसी को नहीं, हमेशा लगता है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ है तो कराएं ना कराएं, बट इट इज़ हेल्पिंग यू ऑन योर हेल्थ ऑल्सो हाँ इन मेनी वेज। कोरियन प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा वायरल होते जा रहे हैं, तो कोई भी इंसान उसको यूज़ कर सकता है किसी भी तरीके से? आप देखो बहुत सारे के-पॉप स्टार्स ने इसको यूज़ किया, उसके बाद कोरियन स्किन केयर बहुत पॉपुलर हो गया है। हाउएवर कोरियन स्किन केयर जो है वो कोरियंस की स्किन को ध्यान में रख के बनाया गया है। बिल्कुल, वहाँ के वेदर कंडीशन आप देख लीजिए, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है मतलब, और हमारे जीन्स बहुत अलग हैं। वी आर नॉट लाइक कोरियन पीपल, उनमें जो मेलेनिन का पिगमेंट है वो बहुत कम है, हम में ज़्यादा है, वो पिगमेंटेशन उनको नहीं होता है, उनकी ग्लास स्किन रहती है। हम लोगों को वी आर प्रोन टू पिगमेंटेशन क्योंकि हमारी वेदर कंडीशन ऐसी है। तो मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा रेजिम, कोरियन रेजिम आपको इंक्लूड करना चाहिए इंडियन रेजिम में, पर हाँ बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप हाइड्रेटिंग पार्ट है कोरियन का, जो बहुत ही अच्छा पार्ट है, वो आप इंडियन रेजिम में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, तो आप बहुत ज़्यादा प्लम्प रहेगी, तो आपको रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे। सो मैं जल्द ही आप लोगों के पास आने वाली हूँ, बिकॉज मेरी स्किन ऑल्सो हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड हेयर इश्यूज भी है, बिकॉज आई वांट टू गो, मेरे बच्चों की पीटीएम होती है तो मुझे सबसे सुंदर मम्मी बनना है। सो आई एम जल्द ही आपके पास आने वाली हूँ। और जो लोग दोज वांट टू गेट द पीआरपी, बोटॉक्स, फिलर्स, एनीथिंग डेंटल एस्थेटिक्स, कुछ भी, आप इनके पास जा सकते हैं। देयर क्लिनिक इज़ इन गुड़गांव, और इनका जो क्लिनिक का नेम है और जो नंबर्स हैं आई एम मेंशनिंग ओवर हेयर, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक स्टेइंग यंग एंड डिले योर एजिंग, सो यू कैन कनेक्ट टू देम एंड डू कमेंट अस नीचे। कोई भी आपके इश्यूज हैं, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज वेल ऑन आवर कमेंट्स ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू so much, and see you guys soon. Do follow us on Coffee Unfiltered, YouTube, Instagram, and Twitter as well. Bye bye. Take care.